नमस्कार। आज बुक रीडिंग का 7वां दिन है जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये चैप्टर चल रहा है और हम आज बुक रीडिंग आगे की करेंगे। देखते हैं आगे राइटर ने क्या लिखा हुआ है। चलिए हम स्टडी शुरू करते हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौनों के सपने देखने शुरू किए, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई जो गाजर के पीछे भागता है, माइक ने पूछा। माइक ने अपने पिताजी से बोलता है कि मेरी हालत उस समय ऐसी थी, गधे की तरह थी, जब मैं ग्लव्स के बारे में सोच रहा था या मैं अपने खिलौनों के बारे में सोच रहा था। जब आप पैसों की बात कर रहे थे तो उस समय मैं उन पैसों से खिलौने खरीदने के, ग्लव्स खरीदने और बाकी की वस्तुएं खरीदने के बारे में सोच रहा था। तो उस समय मेरी क्या गधे के जैसी हालत थी जो गाजर के पीछे दौड़ रहा था। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरह ललचाती है, यही जाल है। माइक के पिताजी कहते हैं कि जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी और आपकी जो डिमांड होगी, आपकी इच्छा जो होगी वो बढ़ती जाएगी। लेकिन आपका जो ज़रूरत है वो बढ़ता जाएगा और जो है आपकी इच्छा जो है वो आपको अंदर खींचेगी। ऐसा करना होता है आप सभी के साथ, या ऐसा इंसानों के साथ होता है। तो इसकी काट क्या है, माइक ने पूछा। उस बच्चे ने पूछा अपने पिताजी से कि इसकी काट क्या है, इसका जुगाड़ कुछ हो तो बताइए। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। माइक के पिताजी का कहना था कि डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है, भ्रम है। माइक के पिताजी कहना चाहते हैं कि जितने बड़े लोग होते हैं, जिनके पास जितना पैसा होता है, उतना ही ज़्यादा उनको डर और टेंशन होता है। जैसे कि उसी को वो गधे के गाजर को की तुलना करते हैं और वही भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। उनका कहना है कि अगर गधे को ये पता होता कि मेरे सामने जो गाजर लगा है मैं उसे पा नहीं सकता, और या वो दूसरा फैसला भी करता या उसके बारे में और भी आगे सोचता। अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की ज़िंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने का वाला संघर्ष है। उनके पिताजी समझाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी ज्ञान और अज्ञान के बीच में होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। उनका कहना है कि अगर हम जैसे शिक्षा की ओर हैं और रोज़ रीडिंग करते हैं या हम अच्छी आदतों को डेवलप करते हैं, अगर ये करना बंद कर देंगे तो हमारे अंदर अज्ञानता जरूर आ जाएगी। जैसे कि लोग सभी कहते हैं कि अगर खाली दिमाग हो तो वो शैतान का घर होता है, या बंजर पड़ी ज़मीन पे घास भी उग जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे माइक के पिताजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ कोई कला या व्यवसाय सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यावसायिक लोगों, पुलिस अफसरों, दमकल कर्मियों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। माइक के पिताजी का कहना है कि एक समाज को संरक्षित समाज को चलाने के लिए हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग की कर्मचारी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है और हम उसमें निपुण होते हैं और वो कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक, मैकेनिक, कलाकार, रसोइयाँ इत्यादि, पुलिस अफसर, कर्मचारी, ये सारे डिपार्टमेंट के लिए स्कूल में पढ़ाया जाता है और लोग वही बनते हैं और समाज को चलाते हैं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था।
परंतु ज़्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें शिक्षा सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। लंबी खामोशी थी। उनके पिताजी हंस रहे थे और उन्होंने जो कहा था वो बातें उन बच्चों को पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी कि शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उन्होंने जो कहा था कि ज़्यादातर महान शिक्षकों के जो बात होते हैं, वाक्य होते हैं, वो हमें बहुत दिनों तक सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी ने कहा कि आज मैं थोड़ा सा निर्मम हुआ हूँ। एक वजह से निर्मम हुआ, मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। वो चाहते थे कि बच्चों को जो आज हम सिखा रहे हैं वो हमेशा हमारे बच्चों को याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो, इन्हें कभी मत भूलना। वो चाहते हैं कि जो उनका एम्प्लॉय है मिसेस मार्टिन, उनके बारे में हमेशा सोचो या उनके बारे में एनालाइज करो, और उस गधे के बारे में आपको याद रहना चाहिए जो आप कभी भूलो मत। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। अपनी ज़िंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीज़ें सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। ओवरऑल जो रॉबर्ट माइक के पिता हैं वो समझाना चाहते हैं कि आप सभी को अगर ये चीज़ें न सिखाई जाए तो आप सब ज़िंदगी भर डर के सहारे जीते रहोगे और डर आप लोगों को हमेशा डराता रहेगा। तनख्वाह के हिसाब से ज़िंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है। उनका कहना है कि अगर आप पैसों के लिए अगर जी रहे हो या तनख्वाह के लिए जी रहे हो तो ये कोई जीना हुआ। अगर यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा दे सकती है तो ये भी कोई ज़िंदगी नहीं है। यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिसमें मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। यही वो निर्ममता है जो आज वो कठोर होकर के बच्चों को सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इन जालों से बच्चों को बचाया जा सके। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी ज़िंदगी मत चलाने देना। वो कहते हैं बच्चों से कि भगवान के लिए अपनी ज़िंदगी को पैसों के हवाले मत करना, पैसों को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए मत कहना। और वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी तरह से पैसों के लिए काम करें। हमारी मेज़ के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक़ है, मैंने पूछा। वहाँ मेज़ जहाँ बैठे थे वो लोग, वहाँ पे कोई सॉफ्ट बॉल आई, उन्होंने उनके पिताजी ने उठाया और उसको बच्चों की तरफ फेंक दिया जहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे थे। और वहाँ पे माइक पूछता है अज्ञान और लालच का डर से क्या ताल्लुक़ है। अज्ञान और लालच के डर, लालच से जो डर है उसका कारण पूछ रहा है कि ये क्या कारण है कि ये दोनों कैसे आते हैं ज़िंदगी। यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है, अमीर डैडी ने कहा। उनके पिताजी ने कहा कि ये पैसों का लालच ही है जो हमें इतना डर पैदा कर देता है हमारे अंदर। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएँ हर एक के लिए महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होगा। उनका कहना है कि एक डॉक्टर होता है, वो अपने परिवार को खुशी देने के लिए अपना फीस बढ़ा देता है। तो ऐसे में किसी गरीब के लिए समस्या हो सकती है और वो वहाँ इलाज नहीं करा पाएगा। यही कारण है कि गरीबों में बीमारियाँ ज़्यादा होने लगती हैं, वो दवा नहीं करा पाते हैं और अमीर लोग वहाँ सुविधाजनक पूर्वक पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में समाज को बहुत बुरा असर पड़ता है। अब चूँकि डॉक्टरों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। चूँकि वकीलों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं। इसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूँ ही चलता रहता है। उनका कहना है कि जहाँ डॉक्टर ने बढ़ाया, वकील ने बढ़ाया, वैसे शिक्षक भी अपना सैलरी बढ़वा लेते हैं, तनख्वाह बढ़ा लेते हैं और टैक्स भरते रहते हैं सब। और ये जो सिस्टम है ये हमेशा चलता रहता है अनंत काल तक। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी।
महान सभ्यता तभी धराशायी हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है। वो कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय अमीर अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा और दोनों में इतना अंतर आ जाएगा कि ये समाज टूट जाएगा, जहाँ पे बहुत सी दुर्भावनाएं देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे में एक सभ्यता का विनाश हो जाएगा जिसमें बहुत बड़ी हानि होने वाली है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका भी इसी राह पे चल रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे भी महाप्रलय आएगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी और लोग केवल इतिहास को पढ़ते नहीं हैं, इतिहास के पन्नों को इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। और ऐसा ही हम लोगों के सामने भी होने वाला है, जिसमें हम लोग केवल तारीखें याद रख पाएंगे और नाम रटते रह जाएंगे, बाकी और सब कुछ भूल जाएंगे। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा। बच्चे ने पूछा कि क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, तो उनके पिताजी जवाब देते हैं, अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं। वो बोलते हैं एक शिक्षित समाज हो और अच्छी से जो सरकार चल रही है, अगर वो चल रही है तो ऐसे में किसी वस्तु की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए, कीमत हमेशा कम होनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। उनका कहना है कि कोई भी वस्तु की कीमत तभी बढ़ती है जब अज्ञानता और लालच आ जाती है इंसान के अंदर, तभी। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतों भी कम होती। वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को पैसों को लेकर के शिक्षा दी जाती तो आज शायद है कि पैसा लोगों के पास ज़्यादा होता और जो सामान की कीमत है वो कम होती। परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्कूल जो होते हैं उसमें केवल पैसों के लिए काम करने के लिए सिखाया जाता है, न कि पैसों से काम कराया जाए, ऐसा नहीं सिखाया जाता। या तो पैसे के ताकत को पहचानवाया नहीं जाता है। परंतु हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी हैं, माइक ने पूछा। बच्चे ने पूछा कि हमारे यहाँ तो बिजनेस स्कूल भी हैं, क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या आप तो मास्टर डिग्री के ऑनर हो और क्या आप मुझे ये नहीं चाहते हो कि हम लोग भी बिजनेस स्कूल में जाएं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। उनके पिताजी ने कहा, सही है। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिकृत बीन अकाउंटेंट होते हैं। उनका कहना है कि स्कूल भी उन लोगों को शिक्षा देती है जो टैलेंटेड होते हैं, जिनको अकाउंटिंग आती है या पैसों के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं। ईश्वर ही मालिक है जब कोई बीन अकाउंटर बिजनेस संभाल ले। वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोट देते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग जो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है अकाउंटेंसी की, वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हायर करते हैं, फिर निकालते हैं, इधर उधर उथल पुथल करते रहते हैं कंपनी में, जिससे कि कंपनी भी टूट जाती है और बेरोजगारी फैल जाती है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बीन अकाउंटर से काम लेता हूँ। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बीन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, अमीर डैडी ने गुस्से से कहा। उन्होंने कहा कि जो बीन होते हैं वो लोग हमेशा पैसा कैसे ज़्यादा कमाया जाए प्रोडक्ट के पीछे और प्रॉफिट कहाँ से निकाला जाए, बस यही चीज़ें देखते रह जाते हैं और इसी वजह से कीमतें बढ़ती चली जाती हैं और यही सिचुएशन हमेशा क्रिएट होता चला जाता है। लेकिन इसके बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर क्या इसका कोई हल है, माइक ने पूछा। बच्चे ने पूछा कि इसका कोई हल है? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। उनके पिताजी ने बोला कि हाँ है। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो, अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। उनका कहना है कि सोचना है तो भावनाओं को इस्तेमाल करके सोचो, जबकि भावनाओं के बहाव में आकर के नहीं सोचना है बिल्कुल। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। उनका कहना है कि बच्चे फ्री में काम करने के लिए राजी हो गए थे, उस समय उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में किया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे, यह पहला कदम था। उनका कहना है कि जब मैंने पैसों का लालच दिया था बच्चों को तो उस समय भी उन लोगों की भावनाएं जो थी वो
इधर उधर नहीं हुई और वो लोग उसी पर टिके रहे। इसीलिए मुझे मन किया कि इन लोगों को कुछ सिखाना पड़ेगा। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने पूछा। बच्चे ने पूछा कि यह कदम जो हम लोगों ने लिया है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने से ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। जहाँ खरीदारी होती है वहाँ के लिए बात कर रहे हैं माइक के पिता कि तुम लोग अपने आप जान जाओगे जब मैं तुमको बायर के पास लेके जाऊंगा, जहाँ खरीदारी होती है, बेचदारी होती है, वहाँ पे लेके जाऊंगा। वहाँ पे जाने के लिए लोगों को डर लगता है, तो ऐसी जगह पे लेके जाएंगे तब तुम लोग सीख पाओगे कि पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए या पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। बच्चे ने पूछा कि अगर हम आपके साथ चलते हैं तो हमको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा या फ़ायदा मिलेगा। अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैंने पूछा। बच्चे ने पूछा कि अगर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है वहाँ पे। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा, टार बेबी से आज़ादी। उन्होंने कहा ब्रायर रैबिट को जो मिला था वही आप लोगों को मिलने वाला है, टार बेबी से आज़ादी। देखिए टार बेबी क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा क्या कोई ब्रायर पैच होता है, मैंने पूछा। उन्होंने पूछा ब्रायर पैच ऐसा कुछ होता है क्या। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, डर और लालच ही ब्रायर पैच है। उन्होंने बताया कि डर और लालच जो है ये ब्रायर पैच है आपका। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने बोला कि डर, लालच और साहस के डर और लालच का सामना करके ही हम ब्रायर तक पहुंच सकते हैं। अपनी ज़रूरतों को पहचानना भी हमें आ जाएगा और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, यही विचार को चुनने से। उन्होंने बताया कि अगर हमें डर और लालच से बाहर निकलना है तो इन सब भावनाओं को अपने काबू में करना पड़ेगा और अपने दिमाग से होकर के गुजरना पड़ेगा, जो कि विचारों को चुनने से, इन विचारों को चुनने से हम ऐसी जगहों से निकल सकते हैं। विचारों को चुनने से, माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। बच्चे ने पूछा कि विचारों को चुनने से। हाँ, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रक्रिया कर रहे हैं। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर आपको सताता रहता है। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है, इस तरह का विचार, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है। उनका कहना है कि जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारे खुद से सवाल और खुद से ही जवाब आते हैं, और हम जितनी अच्छे से अपने लिए काम कर सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ऐसा माइक के पिताजी का कहना है। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है, और इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है। वहाँ पे आपको हल भी मिलता है और उस पर कड़ी मेहनत करने की सलाह भी आपसे खुद से ही मिलती है। तो आगे पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टायर वे भी हावी हो जाता है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। उनका कहना है कि अगर अपने विचार से आप सोचना शुरू करोगे तो इन सब समस्याओं से निकल सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर डर जो है वो हावी हो जाता है, जो कि कारण है हमारा, हम सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, या कोई भी बात होती है तो हम अपने खुद से झूठ बोलते हैं और इसकी वजह से हम सफलता नहीं पा पाते। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे, माइक ने पूछा। बच्चे ने पूछा, पर हम ऐसा किस तरह से कर पाएंगे। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। उनका कहना है कि यही बात मैं सिखाना चाहूँगा आप सभी को, कि जिससे आप सब अपनी ज़िंदगी में हड़बड़ी से काम करने से बच सको। जैसे अपनी सुबह की कॉफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। उन्होंने बोला कि जैसे आप सुबह कॉफ़ी पीते हो और घर से बाहर निकल कर के आप लोग सभी जाते हैं दौड़ लगाने, मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। उन्होंने कहा जो मैंने पहले तुम्हें बोला था उसको याद रखना है। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है।
नौकरी जो होती है वो लंबे समय तक का समस्या का अल्पकालीन बहुत छोटा सा समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही समस्या होती है और यह थोड़े समय के लिए होती है। और यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल यानी टार बेबी। उनका मतलब है वो डर जो पैसों को लेकर के है और ईएमआई को लेकर के है या अपने खर्चों को लेकर के है, वो महीने के अंत में उन्हें फेस करना पड़ता है। अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है। ऐसे में पैसा नौकरी करने वालों की ज़िंदगी चलाता है। या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाते हैं, तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। उनका कहना है कि पैसे की बात की जाए या डर की बात की जाए तो बच्चे वही दोहराते हैं जो उनके माता पिता करते चले आते हैं। वो भी नौकरी करते हैं, वही अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सके क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। उनका कहना है कि लोग सुबह उठते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं और अपने लिए सोचने का भी वक्त नहीं होता है कि हम और किस तरह से पैसे कमा सकते हैं या पैसे को कैसे काम पे लगा सकते हैं। इसके बजाय वो काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वहाँ से तनख्वाह ले पाते हैं। और वो लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल वो केवल दिल से अपने काम को करते रहते हैं। यही कारण है कि वो लोग डर के साथ जीते हैं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क होता है, माइक ने पूछा। बच्चे ने पूछा दिल से और दिमाग से सोचने में क्या अंतर होता है। अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ, हर आदमी को काम करना पड़ता है या अमीर लोग शोषक होते हैं। माइक के पिताजी बोलते हैं कि मैं हर दिन आए दिन मैं यही सुनता हूँ कि अमीर लोग जो होते हैं वो शोषक होते हैं और झूठ बोलते हैं या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, या वो लोग धमकी देते हैं सेठ को या अपने कंपनी के मालिक को कि मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, या तो आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या वो बोलते हैं कि आप इस तरह से मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये मैं नौकरी इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए क्या यहाँ से ऐसा कुछ है जो मुझे मिल नहीं रहा। इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। उनका कहने का मतलब है अगर इन सब बातों को एक तरफ रख के दिमाग से सोचा जाए तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला जाए और जिसमें आपको एक अच्छी राय समझ में आएगी कि हम अपने से प्रश्न करें क्या यहाँ ऐसा कुछ जो मुझे नहीं मिल रहा, जो हम वहाँ नौकरी से नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमें कहीं सफलता या कोई एक नया प्रश्न हमारे दिमाग में आएगा जिसके लिए हम काम करेंगे और हमें सफलता आगे मिलेगी। जब हम स्टोर की तरफ, मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए एक महान सबक साबित हुआ। यह जो सबक था वो बच्चों ने कहा कि ये हमारे लिए, मतलब बच्चों को बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए एक सबक होगा। यह जानना कि अब कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हैं और किसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था कि जो ज़िंदगी भर मेरे काम आया, ख़ास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। उनके पिताजी बोलते हैं ये सारी बातें मुझे आज बहुत अच्छी लगती हैं या महसूस होती हैं जब मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में किया और अपने डर को निकाला और मैंने सोचना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, न कि दिल की। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं। वो लोग जब स्टोर की तरफ बढ़े तो उनके माइक के पिताजी ने बोला कि अमीर लोग जो होते हैं वो पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के ढालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे हैं तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैर कानूनी था, सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब दोनों बच्चे मिलकर के पैसे की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो उस समय उन लोगों के मन में भी यही सब विचार आ रहे थे कि हम लोग भी पैसा बना रहे हैं, जबकि ये करना गैर कानूनी था। सरकार और बैंक अगर करती है तो ये कानूनी तौर पे सही होता है, लेकिन बच्चे जो कर रहे थे वो इलीगल था, वो गैर कानूनी था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और
गैर कानूनी दोनों ही तरीक़ों से कमाया जा सकता है। उनके पिताजी ने ये भी बताया कि पैसे को कानूनी और गैर कानूनी तरीक़ों से भी कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। उनके पिताजी ने उन्हें उन बच्चों को समझाना चाहा कि जो धन है वो लालच है, और ऐसे में एक गधे की जैसी हालत हो जाती है जैसे गधे के सामने गाजर बांध दिया गया था। वो कहानी उनको दोहराते हैं। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है। धन दरअसल एक माया जाल है। उन्होंने बताया कि जो अरबों खरबों का धन कमाने के लिए सोचते हैं, असली डर वही है। असली धन असली चीज़ है। धन असली चीज़ है। धन दरअसल एक माया जाल है। उनका कहना है पैसा या धन या हम लालच जो करते हैं वो एक माया जाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। ये अज्ञानता की वजह से ये जो आडंबर है हम अपने जीवन में खड़ा करते हैं वो एक ताश के पत्ते के जैसा होता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने कहा कि सच कहा जाए तो गधे की गाजर जो है वो धन से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्होंने बताया अमेरिका का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके बारे में वो बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि वहाँ जो डॉलर रखे हुए हैं या डॉलर हैं वो असल चांदी के प्रमाण पत्र हैं। उन्होंने इस अफवाह से चिंता हो रही थी। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रह जाएंगे। वो बोल रहे थे कि अगर हम लोग सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देना, इस तरह से हमारी हालत हो जाएगी जो कि डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्यवर्गीय और नासमझ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यह भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज़ है, और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। ये एम्प्लॉई या तनख्वाह पे रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नासमझ होते हैं, और ऐसे लोग क्या होंगे कि ज़िंदगी भर केवल पैसों पे भरोसा करेंगे और पैसों के भरोसे के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे, जिससे वे कंपनी के लिए काम करते रह जाएंगे लाइफ भर, और वो कंपनी या सरकार उनका बस थोड़ा बहुत ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे ये समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी। बच्चों को ये सारी बातें उनकी नहीं खबर पड़ रही थी, नहीं पता चल रही थी, समझ में आ रही थी, लेकिन ये जब बड़े हुए बच्चे तो उन लोगों को ये बातें सब समझ में आने लगी। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। हेडिंग है वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। जो माइक के पिताजी हैं वो ट्रक में बैठे और चलने के लिए तैयार हुए और बच्चों को बोले, काम करते रहो, जिस दिन तुम लोगों को तनख्वाह की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी या भूल जाओगे तनख्वाह को, उस दिन तुम लोग आगे की ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के लिए दूसरे तरीके बता देगा। उन्होंने कहा, मुफ्त में काम करो और काम पे ध्यान दो और दिमाग से सोचना शुरू करो, जल्दी तुम्हारा दिमाग जो है वो पैसे कमाने के तरीक़ों को बताएगा। उन तरीक़ों से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। वो कहते हैं कि जो आपका दिमाग तरीका बताएगा उससे कहीं ज़्यादा आप पैसा कमा सकोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इस मौके को कभी नहीं देख पाते। उनका कहना है कि ऐसे में मौके उनके नाक के नीचे होते हैं, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते और धक्का खाते रहते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौक़ों को कभी नहीं देख पाते। उनका कहना है कि बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इन मौक़ों को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते हैं। इसका कारण है नाक के सीधे देखने का कारण उन्होंने बताया है कि पैसा और सुरक्षा दोनों लोग ढूंढते रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो ये अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम ज़िंदगी भर मौका भांप सकते हो। वो बोल रहे हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी में आने वाले मौक़ों को अगर आप लोग देख सकते हो या समझ सकते हो, तो ऐसे मौके आप सभी को ज़िंदगी में बहुत बार आएंगे।
जो आपको महसूस भी हो जाएगा। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। उन्होंने बोला कि वो लालच और डर जो है आपको कभी नहीं छू पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको आपके दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। और जब जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे और तुम लोगों को समझ आ जाएगी, उस दिन से वो टार बेबी जो डर है वो हमारे ज़िंदगी से या तुम लोगों की ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगा और सब कुछ अच्छा होने लगेगा। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बात करते रहे। बच्चों ने अपना सामान लिया और मिसेज मार्टिन को बाय बोला और वो लोग चले गए वहीं पार्क में जहाँ वो लोग बैठे थे, डिस्कस चल रही थी। वहाँ बैठ करके वो लोग घंटों तक बात करते रहे और सोचते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। बच्चों ने अगले 2 हफ्ते तक काम करते रहे और वो लोग स्कूल में भी जाते रहे। तो वहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते रहे, डिस्कस चलती रही कि हमें और क्या करना है और ये लोग सोचते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैंने मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नज़र से देख रहा था। जो कॉमिक्स थी वहाँ के स्टैंड में लगी हुई कॉमिक्स को ये लोग देख रहे थे, ललच रहे थे। बच्चा ललच रहा था और दूसरा शनिवार था और मार्टिन से इन्होंने दोबारा गुड बाय बोला और जा रहे थे। तो उस समय उन्होंने कॉमिक्स को देखा और वो लोग ललच रहे थे कि इसको पढ़ने के लिए वो ललच रहे थे। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। बच्चे को तकलीफ़ था, रॉबर्ट को तकलीफ़ थी कि वो 30 पैसा नहीं मिल पा रहा था और जिससे वो कॉमिक्स नहीं खरीद पा रहा था और नहीं पढ़ पा रहा था। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब वो लोग बाय बोल करके जा रहे थे घर की तरफ, तो उन्होंने मिसेस मार्टिन को ऐसा काम करते हुए देखा कि जो वो इसके पहले कभी ध्यान नहीं दिए थे। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। मिसेस मार्टिन थी जो जितनी कॉमिक्स थी सब पे पहले पेज का आधा हिस्सा फाड़ करके एक डिब्बे में रखती जा रही थी और बाकी भूरे कलर का कोई कार्डबोर्ड था उसमें वो रखते जा रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। वो बोलती हैं कि बच्चे पूछते हैं कि इसको आप क्या करती हैं रख करके, तो उन्होंने बोला कि मैं इसको फेंक देती हूँ कचरे में और जो आधा मैं कवर काट करके रखती हूँ ये मैं क्रेडिट के लिए देती हूँ किसको, जो बेचता है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा कॉमिक्स का, वो आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्दी ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो आया और वो बच्चों ने उससे बोला कि मुझे क्या कॉमिक्स पढ़ने के लिए मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिल सकती है, अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको मिल सकती है, लेकिन एक वादा रहेगा कि आप लोग इस कॉमिक्स को कभी दोबारा बेचोगे नहीं। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया। उन दोनों की जो बच्चे थे और जो डिस्ट्रीब्यूटर था उन लोगों की पार्टनरशिप एक बार फिर से हुई और रॉबर्ट के जो माताजी हैं उन्होंने अपने मकान में एक नीचे की तरफ कमरा दे दिया जहाँ पे बच्चे वो कॉमिक्स रख सकते थे जो उनके किसी काम नहीं आता था। जो जगह उनके किसी काम में नहीं आता था वो बच्चों को दे दिया गया। हमने उनकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। उन लोगों ने वहाँ पे लाइब्रेरी बना दी बहुत जल्दी और लोगों को पढ़ने के लिए खोल दिया गया। और जो माइक है उसकी छोटी बहन थी जिसको कॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उसको लाइब्रेरियन बना दिया गया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक लाइब्रेरी खुलती थी। स्कूल बंद होने के बाद से लाइब्रेरी
दोपहर के 2:30 बजे से 4:30 बजे 2 घंटे के लिए खुला करती थी। बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे 10 सेंट में पढ़ने के लिए उन लोग बच्चों को किताबें दिया करते थे। जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे वो लोग आया करते थे। वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। एक कॉमिक्स की कीमत जो थी वो 10 सेंट थी, जिसकी वजह से बच्चे 10 सेंट दे करके 5 से 6 कॉमिक्स 2 घंटे में पढ़ लिया करते थे। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उन बच्चों के लिए, तो ये बच्चे ऐसा रोज़ करने लगे थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। माइक की जो सिस्टर थी वो जाते समय बच्चों को चेक किया करती थी कहीं बच्चे कॉमिक्स ना लेके चले जाएं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। मतलब माइक की जो सिस्टर थी वो एक डायरी बनाई थी, वहाँ उन बच्चों का नाम लिखती थी और उन लोगों का पूरा बायोडाटा लिखती थी, नाम और किस जगह से आए हैं, उनका क्या सुझाव है इस लाइब्रेरी को लेकर के। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उनकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। इस दौरान में माइक और माइक के दोस्त को मतलब रॉबर्ट को दोनों को $9.5 का फ़ायदा हो रहा था पर मंथ, और उनकी बहन को वो लोग $1 देते थे, प्लस उनकी बहन को वो लोग कॉमिक्स फ्री में पढ़ने का मौका दे रहे थे। इससे अच्छी बात क्या थी। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। जो माइक की सिस्टर है वो कभी कभार जो अपना कॉमिक्स था वो पढ़ती थी, बाकी के दिनों में वो अपना किताब पढ़ा करती थी, क्योंकि वो स्टूडेंट थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे, साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। वो लोग कंपनी में हमेशा काम करते रहे शनिवार, और बाकी के दिनों में वो जाके अदर जगहों से कॉमिक्स को कलेक्ट करते थे और अपने लाइब्रेरी में इकट्ठा करते रहते थे। और उन लोगों ने उस वादे को कायम रखा जो उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से किया था, और वो लोग कभी किसी कॉमिक्स को नहीं बेचा। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। वो लोग चाहते थे कि हम कोई दूसरी शाखा भी खोलें, लेकिन जो माइक की सिस्टर थी उनके जैसा ईमानदार और मेहनती कोई इंसान नहीं मिला, इसलिए वो लोग दूसरी कोई कॉमिक्स की लाइब्रेरी नहीं खोल पाए। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने छोटी सी उम्र में ये जान लिया था कि किसी अच्छे स्टाफ को खोजना कितना बड़ा काम होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने लाइब्रेरी को खुले 3 महीने हुआ था। ऐसे में एक समस्या आई कि कुछ गुंडे लोग लाइब्रेरी में घुस गए थे और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें। ऐसे सिचुएशन को देख करके माइक के पिताजी ने उन बच्चों को सलाह दिया कि आप सभी ये जो लाइब्रेरी है इसको बंद कर दीजिए। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया कि लाइब्रेरी को भी बंद कर दिया और जहाँ काम करते थे कंपनी में माइक के पिताजी के यहाँ, वो भी बंद कर दिया काम करना। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो हमें वे सिखाना चाहते थे। उनके माइक के पिताजी के पास फिर भी वो बहुत खुश थे बच्चों से, और वो चाहते थे कि बच्चों को और कुछ नया सिखाया जाए और नई बातें बताई जाए। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया था। वे माइक के पिताजी बहुत खुश थे क्योंकि बच्चों ने उनके पहले के सबक जो सिखाया था उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था, इस पे काम करना शुरू कर दिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। बच्चों ने यह भी सीख लिया था कि पैसों को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, ये बहुत अच्छी तरह से बच्चों ने सीख लिया था। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा। पैसे जो वो लोग नौकरी कर रहे थे वहाँ पे बच्चों को पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, इसलिए बच्चों ने सोचना शुरू किया और उसका रिजल्ट ये लोग देख रहे थे, और ये कल्पना पर जो उनकी सोच थी उस पर जोर डालना शुरू कर दिया था ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें।
और बच्चों ने जब सोचना शुरू किया था कि हमें जिससे दूसरा पैसा कमाने का मौका मिल सके या हम तरीका ढूंढ सके। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था, हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। लाइब्रेरी में जितनी भी बुकें थी, वहाँ पे उनका जो पैसा था वो सब उनके कब्ज़े में था। उनका एक व्यवसाय था जो लाइब्रेरी वाला, वो उनका जो धन है उनके काबू में था और हम किसी तरह मालिक के मोहताज नहीं थे। वो लोग किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि हमारा पैसा तब भी काम करता था हमारे लिए, या हमारी व्यवस्थाएं हमारे लिए तब भी काम करती थी जब हम वहाँ पे नहीं हुआ करते थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय जब वहाँ पे वो लोग मौजूद नहीं रहा करते थे तब भी वो व्यवसाय उनको पैसे दिया करता था जब वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। उस वक्त जब वो लोग बाहर रहते थे, अपने काम पे जाया करते थे, तो उस समय भी उनका पैसा उनके लिए काम करता था, और जबकि वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं रहा करते थे। ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। ज़्यादा पैसा नहीं दिया या पगार नहीं मिलता था, उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बदले में उनके पिताजी ने माइक के पिताजी ने रॉबर्ट को और माइक को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी थी कि जो उनके ज़िंदगी भर एक नसीहत बन गई। सो दोस्तों, आज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, और दूसरा चैप्टर अब कल शुरू होगा। आज हमारी इस वीडियो में यहीं तक की यात्रा रही और बहुत अच्छी स्टोरी रही, जिसमें आप सभी सुनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। और अगले दिन, मतलब कल के दिन, अगर हम पाठ पढ़ेंगे तो अगला पेज हमारा होगा पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। यह हमारा चैप्टर रहेगा जिसमें आप सभी सीख पाएंगे, या जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, तो उसके माध्यम से हम सभी सीख पाएंगे। तो उसके माध्यम से हम यही सीख पाएंगे कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा बुक रीडिंग अगर आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी ये वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।